प्रधानमंत्री लंबी लंबी डकार ले रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, आप खाने दूंगी की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं जो खा गए इलेक्टोरल बॉन्ड में, बदहजमी हो गई है, इनो पी रहे हैं, डाइजीन पी रहे हैं। 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। जमीनी स्थिति राजनीतिक दलों से ज्यादा कोई नहीं जानता है और पूरी तरह से साफ है 2 चरणों के मतदान के बाद कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। सुपड़ा साफ है 2 चरणों में और अब तीसरे चरण में भी मट्टी पलीद होने जा रही है सरकार नहीं बनने की। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं। तो असलियत यह है कि जब 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी और लोग उनका सारा षड्यंत्र और सारी साजिश समझ चुके हैं, पूरा षड्यंत्र रचा गया आरक्षण को खत्म करने का, साजिश थी संविधान को समाप्त करने की। 400 पार का नारा ऐसे ही बहकाने के लिए नहीं दिया था। 400 पार के नारे की असलियत अनंत हेगड़े से लेके ज्योति मिर्धा, गिरिराज सिंह, विवेक देबरॉय, लल्लू सिंह सब ने बयां कर दी। जो लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद कहते थे थोड़े दिन पहले तक कि संविधान बदला जाना है, उसको अपने बगल में खड़ा करके मोदी जी कल प्रचार कर रहे थे। तो संविधान बदलने की जो साजिश थी वो हिंदुस्तान को समझ में आ गई। जो आरक्षण खत्म करने के नापाक मंसूबे थे वो देश को समझ में आ गया और देश ने इनको हराने की ठान ली। तो 2 चरण के मतदान के बाद सुपड़ा साफ है, तीसरे चरण में भी मिट्टी पलीद होने वाली है। पहली बात यह कहनी थी। और अब जब यह सच लगातार सामने आ रहा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का निरंकुश प्रशासन, उनकी निरंकुश पुलिस हर वो बर्बरता कर रहे हैं जिसकी लोकतंत्र में, जिसकी सभ्य समाज में, जिसकी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कोई जगह नहीं है। पिछले 5 दिनों में कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल टीम्स के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार करना, उनको प्रताड़ित करना, उन पर दबाव बनाना, उनके डिवाइसेस जब्त कर लेना, यह और कुछ नहीं, यह आपकी कायरता और आपकी बौखलाहट दिखाता है। आप किसको डरा रहे हैं? आप प्रोफेशनल्स को डरा रहे हैं। आप डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन लोगों को डरा रहे हैं, राइटर्स, उनको डरा रहे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इस देश की गांधी, नेहरू, पटेल, बोस की विचारधारा को चुना और कांग्रेस के साथ काम करने को चुना। आप उनको डरा रहे हैं जिन्होंने सत्य चुना, जिन्होंने साहस चुना, जिन्होंने न्याय चुना। आपकी तरह आपके झूठ का चरणवंदन करने की से नकारा, उन प्रोफेशनल्स को आप डरा रहे हैं। आप किसी को दिन में, किसी को रात में कस्टडी में लेते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके डिवाइसेस जब्त करते हैं, मनमाने केसेस लगाते हैं। यह कौन सी कायरता है? यह कौन सी बौखलाहट है? अगर दम है तो राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अगर दम है तो हमसे सामने आमने की लड़ाई लड़िए। आमने सामने की लड़ाई छोड़कर, रण छोड़कर प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना, सोशल मीडिया के 22, 23, 24 साल के युवाओं को प्रताड़ित करना, हमारे उन पेड प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना जो एक विचारधारा के अंतर्गत हमारे साथ काम कर रहे हैं, यह आपकी कायरता है, यह आपकी बौखलाहट है। तरस आता है आप पर कि आपकी इतनी हैसियत और इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि आप राजनीतिक लड़ाई करिए। अरे द्वंद्व तो राजनीतिक होता है। आइए मैदान में, दूध का दूध, पानी का पानी कर रही है जनता। आप किसके पीछे छुप रहे हैं? अगर लड़ना है तो सामने से लड़िए, कायरता मत कीजिए। प्रोफेशनल्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, 22-23 साल के लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर रहे हैं आप। यह दिखाता है आप कितना डरते हैं, यह दिखाता है आप कितने बड़े कायर हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने असल किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असल शिक्षा अर्जित करी है, जो इस देश का इतिहास, इस देश के संविधान को समझते हैं,
जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं है, जो चश्मा पहनकर आपका चरण वंदन करने को तैयार नहीं है, जो आपकी गुलामी करने को बर्दाश्त नहीं है, असलियत यह है आप उन लोगों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है आमने सामने की लड़ाई करने का। हम जो भी कानून और न्याय संगत हो रहा है वो कर रहे हैं। हम कई जगह बेल्स मूव कर रहे हैं, जो भी कानून और न्याय संगत कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। लेकिन सोचकर दुख होता है और तरस आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री को चलाने वाला प्रधानमंत्री, उस फेक न्यूज फैक्ट्री का दम भरने वाला गृह मंत्री इतना डर गए कि आप प्रोफेशनल्स के पीछे पड़ गए, कि आप इस देश के युवा के पीछे पड़ गए। वो युवा जिसने ठान ली है कि आपसे सत्ता दोबारा से हासिल करके वो रहेगा। वो युवा जो जानता है कि आप सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि वो उठ खड़ा हुआ है। वो युवा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अपने आसपास होने वाली नफरत को वो मिटाना चाहता है, हराना चाहता है, उनको आप परेशान कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस बड़ी दौड़ दौड़ के कार्रवाई करती है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस, अरे अमित शाह की दिल्ली पुलिस 72 घंटे हो गए, आपको एक कंप्लेन दी थी डीपीसीसी ने, हिम्मत नहीं थी उस पर एक्ट करने की। आज हम सुबह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिले, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम देखेंगे उस पर क्या हो रहा है, लेकिन ना हम डरने वाले हैं, ना आपकी गीदड़ धमकियों को सुनकर मेरे प्रोफेशनल साथी दुबक कर बैठने वाले हैं। आपकी हर एक बात का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपके हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, आपकी नफरत को हराएंगे, आपकी संविधान के खिलाफ साजिश को बर्खास्त करेंगे और आरक्षण को समाप्त नहीं होने देंगे। क्योंकि इसी आरक्षण ने तमाम गरीबों को, तमाम आदिवासियों को, तमाम दलितों को, तमाम पिछड़ों को यह हक दिया कि वो खड़े होकर आपको निस्तो नाबूद कर सके। आपको क्या लग रहा है जो लोग कम वोट कर रहे हैं वो गर्मी की वजह से कम वोट कर रहे हैं? लोग कम वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें आपके लिए उत्साह नहीं है। हमारे लोग जबरदस्त तरीके से बाहर आके वोट कर रहे हैं, आपके लोग घर में बैठे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक ऐसा आदमी जो लगातार झूठ बोलता है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक ऐसा आदमी जो 10 साल की सत्ता में काबिज रहने के बाद आज भी नेहरू और कांग्रेस और राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ अपशब्द कहकर अपनी सरकार चलाना चाहता है। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों को चुप्पी बर्दाश्त नहीं है, जो सत्य और साहस के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ आप अपनी घिनौनी गंदी साजिश बंद कर दीजिए। और मैं अमित शाह की आंख में आंख डालकर कहने को यह तैयार हूं कि ना आपकी दिल्ली पुलिस से डरते हैं, ना आपसे डरते हैं। आपके हर झूठ का पर्दाफाश करके रहेंगे, आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री को बर्बाद करके रखेंगे, आपको फेक न्यूज नहीं फैलाने देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री जिन्होंने चलाई, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने दंगे कराए, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने वैमनस्यता फैलाई, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने लोगों की आरक्षण की मांग को दबाया, जिसकी फेक न्यूज फैक्ट्री से लाठियां बरसी, उस फेक न्यूज फैक्ट्री को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस देश में 4 जून को एक नई सरकार बनेगी, एक नया प्रधानमंत्री बनेगा, और यह दावे के साथ कह सकती हूं वो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। और जब वो नया प्रधानमंत्री बनेगा तो वो 10 साल का फलसफा भी देखेगा, 10 साल की समीक्षा होगी, और नया प्रधानमंत्री इस देश में न्याय की, इस देश में सत्य की, इस देश में साहस की दोबारा से वो नींव रखेगा जिसकी बुलंदी पर हमारा देश खड़ा है। आपने 10 साल में जितना नुकसान इस देश का हो सकता था वो किया। आप आज भी झूठ और फरेब की फैक्ट्री हैं, लेकिन 10 साल बाद अब जब जनता आपके सामने आकर खड़ी है तो आप उसी जनता के लोगों को, गरीब लड़के और लड़कियों को, जो विचारधारा की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, मौलाना आजाद के देश को देखना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये युवा आपको जवाब देगा, और जवाब इतना करारा देगा कि आप कहीं छुप नहीं पाइएगा। आपके सवालों का स्वागत है, और जैसा कि मैंने कहा, मेरे जिन साथियों के खिलाफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने या इस सरकार के निरंकुश प्रशासन ने बर्बरता की है, हम हर न्याय संगत
कार्रवाई कर रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जो करनी चाहिए, हम कोर्ट्स में बिल्कुल लड़ रहे हैं इस मामले को। लेकिन यहां कहना जरूरी है कि आपकी गीदड़ हरकतों से, आपके नापाक मंसूबों से ना तो मैं, ना मेरी टीम और विशेष तौर से ना कांग्रेस पार्टी डरती है, क्योंकि हम उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने इस देश की आजादी में अपना लहू बहाया है। मेरे नेता आपकी आंख में आंख डालकर जब सवाल पूछते हैं तो आप गीदड़ों की तरह उनके खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी सदस्यता छीनते हैं। तो घबराइए मत, हम आपको कहीं भागने नहीं देंगे। सवालों का जवाब आप ही से दिलाएंगे और हर सत्य का सामना आपको करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है? मेरी टीम के तमाम लोग, और मैं उनकी प्राइवेसी बरकरार रखना चाहती हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जाए या ऐसा कुछ हो। मेरी टीम के तमाम ऐसे लोग राज्य स्तर पर भी और नेशनल स्तर पर भी ज़बरदस्ती प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती डिटेन किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं, उनकी डिवाइसेस के साथ छेड़खानी की जा रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमें ज़रा सा भी विचलित करता है, बिल्कुल नहीं करता। और अगर आपके मुंह पर मैं सत्य बोलूं, मुझे फक्र होता है कि ऐसी टीम का जो मुस्तैदी से खड़े होकर आपके साथ लड़ रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा सोशल मीडिया, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज उस मुकाम पर हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ा दी है। ये असलियत है, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, इसलिए आप ऐसी नापाक हरकतें कर रहे हैं। सुप्रिया जी, तो कि आपने दावा किया कि 2 फेज में ये सरकार हार चुकी है, तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है। चूँकि 2 फेज में चुनाव आयोग ने जो डाटा देने में देरी की, उसको आप लोगों ने हेरा फेरी का आरोप लगाया था। तीसरे फेज का चुनाव है, अब क्या उम्मीद है चुनाव आयोग से? सोच रही हूं किस तरह से निष्पक्ष चुनाव आयोग को निष्पक्ष कहा जाए, इसलिए आपका जवाब देने में वक्त लगा। निष्पक्षता का भ्रम तो रहने दो। आज न्यूज़पेपर के एड्स आए हैं, उन एड्स को आप देख लीजिए। सभ्य समाज में, लोकतंत्र में, जहां पे संविधान जीवित है, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या कर रहा है चुनाव आयोग इस बारे में? हमारे लोगों ने कल महाराष्ट्र में इसके खिलाफ चुनाव आयोग के सामने अपना केस रखा। भद्दे, गंदे, घिनौने, वैमनस्यता, नफरत फैलाने वाले, कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने वाले वीडियो कर्नाटक बीजेपी चला रही है। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? राहुल गांधी जी के वीडियोस की काट छाट करके उसमें से एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य गरीब वर्ग को काट कर सिर्फ माइनॉरिटीज को छोड़कर वो वीडियो चलाए जा रहे हैं। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग 1 महीने तक कुछ नहीं कर पाया, जब दिल्ली शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी जिसको चुनाव आयोग ने स्वीकृति नहीं दी थी। तो मैं तो चाहती हूं कि इस देश के लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का निष्पक्ष रहना जरूरी है। निष्पक्षता कायम रहे और निष्पक्षता का थोड़ा सा भ्रम रहे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से अपमान किया जा रहा है, जब हमले हो रहे हैं तो उसको प्रायोजित, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो एयरफोर्स पर हमला हुआ पुंछ मुझे में, ऐसा लगता है कि एयरफोर्स के जिस जाबाज की शहादत हुई उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। जो लोग घायल हुए उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, वो हमारी प्रार्थना का हिस्सा है। मुझे लगता है आतंकवाद पर पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान एक है। आतंकवाद और हिंसा कायर करते हैं। मैं चाह रही थी कि इस देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2020 से जब जब कश्मीर में हमारे जांबाजों की शहादत हुई संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोला, वो शायद अब बोलेंगे। 3 दिन बीत गए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक बयान श्रद्धांजलि का और संवेदना का उस जांबाज के लिए नहीं आया है। मेजर, डीएसपी, कर्नल रैंक के ऑफिसर्स शहीद हुए हैं कश्मीर में, एक शब्द श्रद्धांजलि और संवेदना का नहीं आया है। 20 जांबाजों की शहादत हुई थी गलवान में, 4 साल बीत गए, यथावत स्थिति नहीं बनी, एक शब्द संवेदना और श्रद्धांजलि का नहीं आया। लेकिन कोई घुसा हुआ नहीं कहकर क्लीन चिट चीन को जरूर दे दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैन्य बलों पर जितना कम बीजेपी बोले उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता हूं और मैंने आतंकवाद पर जो कहा
मैं आशा करती हूं आपके कैमरे ने रिकॉर्ड किया और आपका चैनल उसको लूप में चलाएगा। जैसे कि मेरी बाइट्स आपके चैनल पर लूप में चलती हैं, वैसे ये भी लूप में चलेगा जो मैंने आतंकवाद पर कहा। आतंकवाद के खिलाफ ये देश एकजुट होकर खड़ा है। आतंकवाद में हमने अपने लोगों की शहादत दी है, अपने 2-2 प्रधानमंत्रियों को कुर्बान किया है। इस देश के तिरंगे में हमारा लहू शामिल है। तो हमसे आतंकवाद पर न विवाद करिए न सवाल कीजिए और मेरी बाइट लूप में चलाइए। सर्वप्रथम राम मंदिर जाने वालों में से मैं थी। मैं अविनाश पांडे जी के साथ, अजय राय जी के साथ, अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ, दीपेंद्र हुडा जी के साथ, आराधना मिश्रा मोना जी के साथ राम मंदिर दर्शन करने गई थी। मैं तो CWC सदस्य हूं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। दीपेंद्र हुडा को टिकट दिया गया, अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के हैं, अजय राय जी अध्यक्ष है, वो भी वाराणसी से मोदी जी की नींद उड़ाए हुए हैं। तो भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी बोरिंग हो गई है और सबके लिए एक ही तरह की लिखी जाएगी, तब तो पता चल जाएगा स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है। अरे स्क्रिप्ट में तो प्रधानमंत्री जी भी बोरिंग पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हमारे वालों को भी वही बोरिंग पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है। तो मेरा अपना मानना है कि आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके कोई रीजन हो सकते हैं जाने के, रुकने के, वो तमाम चीजें हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन राम का नाम तो बदनाम मत करो, क्योंकि राम मंदिर तो हमारे विक्रमादित्य जी भी गए, हम भी गए, चरणजीत सिंह चन्नी जी भी गए, तमाम मैंने नाम बता दिए, तमाम हमारे नेताओं ने जाके रामलला के दर्शन किए। हम में से तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग तो मुझे लगता है मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के। संदेश खाली मामले में एक स्टिंग वीडियो है जिसमें भाजपा के एक नेता कहते हुए ये अब कह रहे हैं कि पूरे इस एपिसोड में शुभेंदु अधिकारी कहां तक कोई बलात्कार नहीं हुआ था, पैसा देकर महिलाओं से ऐसा बयान दिया। इस पूरे प्रकरण की जांच होना जरूरी है, इस पूरे प्रकरण की जांच होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी एक फेक न्यूज की फैक्ट्री है। उसके लीडर झूठे हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसने सभ्य समाज नहीं, उसने आधी आबादी के नाम पर कलंक किया है। तो उसका सच सामने आना चाहिए, तफ्तीश और प्रोब जरूर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। कैश बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की रैली में बोला कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी अगर 1 रुपया भेजता है तो इंश्योर करता है कि सब पहुंचे नीचे तक। प्रधानमंत्री लंबी लंबी डकार ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद आप खाने दूंगी की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं जो खा गए इलेक्टोरल बॉन्ड में, बदहजमी हो गई है, इनो पी रहे हैं, डाइजीन पी रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में पचा नहीं पा रहे हैं। आप कह रही हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने उन लोगों से चंदा लिया जिनको आपने धंधा दिया, कटमनी, आपने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, सीबीआईडी इनकम टैक्स की रेड कराई, चंदा आया, अप्रूवर बना, मामला खत्म। आपने तो गोमांस वालों से चंदा लिया है, आपने तो बीफ कंपनी से चंदा लिया है, आपने इतना चंदा लिया है कि वो पच नहीं पा रहा है। आप डकार लेकर भी पचा नहीं पा रहे, अपच हो गई है आपको। आप क्या बात करते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई नहीं खोली, उन्होंने ऑपोजिशन को पूरा खाका दे दिया है, किस तारीख को किसने कितना पैसा इनको दिया और उसके कितने दिन बाद उसको धंधा मिला, किस तारीख को रेड हुई, उसके कितने दिनों बाद पैसा आया, ऐंठा गया चंदा, रेड बंद हो गई, केस बंद हो गया। तो ये देश आपको लगता है इतनी जल्दी भूल जाएगा? अरे अपच हो गई, आप पचा नहीं पाए जो आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड में आया। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली 2 स्टार कंस्टिट्यूएंसीज कही जाती हैं। अमेठी में कल शाम को जब हमारे कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा जी अपने दफ्तर में एक मीटिंग ले रहे थे, तो भाजपाई जो अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आ गई है, आकर धुत नशे में कार तोड़ने लगते हैं और पुलिस वहां पर मूक दर्शक तमाशबीन बनी रही। स्मृति ईरानी हार से इतना डरती हैं? अरे एक आम कार्यकर्ता आपको हरा देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह तो लोकतंत्र की मजबूती है। आप गुंडागर्दी कराएंगे, आप गुंडई पे उतर आएंगे, आप कारें तोड़वाएंगे। जब जनता ने मन बना लिया है कि आपको उखाड़ फेंकेगी, तो आप 1 नहीं 10 और कारें तोड़वा दीजिए, जनता उखाड़ कर ही मानेगी। और अमेठी की जनता तो दीदी से एक ही सवाल पूछ रही है,
14 रुपए वाली चीनी कहां है? धन्यवाद आपका।